Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Ajit Doval, National Security Advisor of India. Tina Davi, one of the most successful civil servant. Roman Saini, co-founder of an academy. पता है इन सब में क्या कॉमन है? इन सब लोगों ने एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करके ये मुकाम हासिल किया है जो ना ही सिर्फ इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है बल्कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ द वर्ल्ड है। सही समझा आपने, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की ही बात कर रहा हूँ। खैर इन सब की तो किस्मत बहुत अच्छी थी जो ये लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, पर क्या इतनी अच्छी किस्मत सबकी होती है? द आंसर इज़ अ वेरी बिग नो। नहीं, तुमने ठान लिया तो हो जाएगा। लाई, बिगेस्ट लाई। तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है। 9 में 1 लाख ने तो ठाना है, 50,000 ने तो ठाना है। उन 50,000 का भी होगा क्या? नहीं होगा ना, 800 का ही होगा। पर फिर भी पता नहीं क्यों हर साल लाखों युवा खुद को एक ऐसे विशियस साइकिल में डाले जा रहे हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए कर दिया। तो बड़ी ट्रैप है। जाओ, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा दूसरा दे देना, दूसरा नहीं होगा तीसरा दे देना, 5वां दे देना, 6ठा दे देना। सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर स्टेट देने लगना। स्टेट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यू विल बी गुड फॉर नथिंग। पर ये रहे आप जो शायद अभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो। आपने अपनी पूरी दुनिया को एक 6x8 के कमरे में समेट रखा है जिसमें किताबों के अलावा किसी और की जगह ही नहीं है। आपने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया होगा, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करते होगे और हर रोज़ बस रिवीजन और न्यूज़पेपर जैसी बोरिंग रूटीन्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते जा रहे होगे इस उम्मीद में कि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, अपनी ड्रीम जॉब हासिल करोगे, IAS ऑफिसर बनोगे। पर रियलिटी क्या है आपको पता है? 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर। आप 4-5 साल मेहनत करते हो, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते हो, पर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, तो कभी इंटरव्यू में आपको एलिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लोग आपके बारे में बातें तक बनाने लग जाते हैं। अब माँ बीमार रहती है, माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, ना नीचे आते हैं ना ऊपर आते हैं, कोई चीज सुविधा मिलता नहीं है सर। बोले कि कोई नियो कोई ले लेगा तो हम दे देंगे, लेकिन कोई वो नहीं लेने के लिए तैयार है। फिर आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो और रो रो के भगवान से बस यही दुआ मांगते हो कि कैसे भी करके इस बार का प्रीलिम्स हो जाए। फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा होता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पूरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो चुकी होती है। कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि अब आप एक जॉब के लिए डेस्परेट हो जाते हो एंड फाइनली आपके सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि आप में ही कुछ कमी थी, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखाई देता है। 2,000 करोड़ की क्यूमुलेटिव सैलरीज के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री प्रिपरेशन, क्योंकि ये 2,000 करोड़ वाला जो सेगमेंट है उसको सेल किया जाएगा टू रेस्ट ऑफ अस हु विल बी, एंड वेयर दिस रेस्ट ऑफ द मनी कमिंग फ्रॉम द लूजर्स हु आर नॉट सिलेक्टेड। आप उसको 10th के बाद ही ट्रैप कर रहे हो और फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। मतलब आपने उसको अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ढंग से लेने नहीं दिया क्योंकि आपने उसको कॉलेज से पहले ही ट्रैप कर लिया। UPSC is a smaller game in comparison to the industry of rags to riches story industry. They either create or find out those rags to riches story, and everybody plays on those rags to riches story. And these rags to riches story are consumed as a product itself. आप जिन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में सालों लगा देते हो, उसको बनाया ही इसलिए गया था कि आप फेल हो सको, पैसे छापने की मशीन बन सको जिससे टॉपर्स को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा सके। आपको लग रहा होगा कि मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, पर आप थोड़ी देर रुकिए तो सही, आपको खुद इस समस्या की गहराइयों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? आपके पास इतनी सारी चीजें करने की, लेकिन
You are held captive of a single dream. If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. It's like a lottery. I call it, it's a Ponzi scheme. साल होता है 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल आर्मीज के बीच एक वॉर होता है, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। मुगल बादशाह को कॉम्पनसेशन के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स कंपनी को देनी पड़ती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग यूनिट से पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी और इसको मैनेज करने के लिए एक ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ जाती है जो लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकें, फ्यूचर सिविल सर्वेंट बन सकें, रेवेन्यू कलेक्शन कर सकें। इसलिए उस टाइम का जो बंगाल गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और उनको एज ए सिविल सर्वेंट ट्रीट करने लग जाता है। पर इतनी पावर पाने के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए जाते हैं। इसमें सबसे मेजर रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस ने किया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज को एक स्ट्रक्चर देता है और दो भाग में बांट देता है। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, ये लोग हायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पर इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें यूरोपियंस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, इसमें सबऑर्डिनेट पोजीशंस वाले सर्वेंट्स को रखा गया था और इसमें मोस्टली इंडियंस थे। बेसिकली इसने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यूरोपियनाइज कर दिया था। इंडियंस के लिए हायर एडमिनिस्ट्रेशन में जगह ही नहीं छोड़ी। फिर आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा विलन, थॉमस बेबिंगटन मकॉले। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होने चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने चाहिए। इससे पहले जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होती थी वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे, जो कि ऑब्वियसली वो लोग किसी को फेवर देने के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया करते थे। 1854 में फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, पर ब्रिटिशर्स का मेन एम था इंडियंस पे रूल करना, इसलिए वो लोग इंडियंस को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने नहीं दे सकते थे। इसके लिए वो लोग 3 चीज़ें करते हैं। हॉर्स राइडिंग कंपलसरी कर देते हैं, लैटिन कंपलसरी कर देते हैं और एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में कंडक्ट कराया जाता है। ये सब करने का सोल पर्पस यही होता है कि इंडियंस को दूर ही रखना है हायर एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें ये लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इंडियंस के लिए ये सर्विसेज इनएक्सेसिबल रहती हैं। बट अब धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स होने लगते हैं और फाइनली 1922 में इस एग्ज़ाम को इंडिया में भी कंडक्ट कराया जाता है। आखिरकार 1943 में ऐसा टाइम आ ही जाता है जब हायर सर्विसेज में इंडियंस सिग्निफिकेंट नंबर में रिक्रूट होने लग जाते हैं। और क्या मकसद पूरा हो गया? बस प्रॉब्लम ख़त्म? आप सोच रहे होंगे कि अब तो इंडिया आज़ाद है, वेलफेयर स्टेट है, अब कहाँ ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपने सोच पे हंसी आएगी। यूपीएससी नहीं किया तो कुछ नहीं किया, नौकरी हो तो आईएएस जैसी हो वरना ना हो, ये सारी कहावत आप लोग अक्सर सुनते होंगे। इंडिया में आजकल यूपीएससी बस एक एग्ज़ाम नहीं रह गया है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हमारा बेटा यूपीएससी की तैयारी करता है, दिल्ली में पढ़ता है। आजकल ये सारी बातें बस एक शो ऑफ करने का जरिया बन चुकी हैं। आपके पेरेंट्स कितनी उम्मीदों के साथ कोचिंग्स की 2-2 लाख की भारी भरकम फीस भरते हैं, पर वो तो फीस भर के टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब ये कोचिंग वाले तो हमारे बेटे को आईएएस बना ही देंगे। पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है? भाई तो पिछले 8 सालों में इंडिया में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से मात्र 7 लाख ऐसे लोग थे जिनको असल में ये नौकरी मिली। यानी सिलेक्शन रेशियो कितना हो गया? 0.32%। तो जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से हर 313 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ये सरकारी नौकरी मिल रही है। और मैं यूपीएससी की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यूपीएससी, बैंकिंग, क्लर्क, ग्रुप डी, हर तरीके की नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा और आप प्रीलिम्स देने गए। सबसे पहले तो यूपीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि पूरा कवर ही नहीं हो पाता है। ऊपर से पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ होता है और कंपटीशन भी इतना ब्रूटल है कि रिजेक्शन इनएविटेबल हो जाता है। बट द सैड पार्ट इज़ कि अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करते तो आप एक बार फेल होते हो, पर अगर आप गलती से भी क्वालिफाई कर जाते हो तो आप बार बार फेल होते हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि आपका इस बार प्रीलिम्स हो गया था, अगर आप अगली बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो तो शायद रैंक भी ले आओ। पर ऐसा सोचते सोचते ही कब 5-6 अटैम्प्ट निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचते हो तो वहाँ तो आपको फिजिकली और मेंटली हर तरीके से चूज लिया जाता है। GS4 आते आते ना वहां पे लोग बैंडेजेस लगा रहे होते हैं मेंस में, कोई वॉल नहीं छिड़क रहा है, कोई मसाज करा रहा है, ये हालत हो जाती है GS4 आते आते। पर अगर आपकी किस्मत अच्छी थी और आप इस ह्यूमिलिएशन से बच गए और नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए तो आपको फिर इंटरव्यू कॉल आती है। फाइनली आप पूरे एग्ज़ाम साइकिल को कंप्लीट करके इस रैट रेस से बाहर निकलते हो और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब आपको भी लक पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, द रिज़ल्ट डे। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आप PDF खोल के अपना रोल नंबर चेक करने लग जाते हो, बट सैडली आपका रोल नंबर PDF में होता ही नहीं है। भले ही आप कितनी ही कठिनाइयों के साथ आपने प्रिपरेशन की हो, एग्ज़ाम साइकिल निकाला हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, पर उस दिन आपके ऊपर एक फेलियर का टैग लग जाता है। इसका एक्चुअल कल्प्रिट है ये 3 स्टेज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पर सीट्स तो बस 1000 ही है, तो एलिमिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ नो सिलेक्शन विदाउट एलिमिनेशन। 5-6 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 15,000 लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। उन 15,000 में से 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं एंड लास्टली 3,000 में से 1,000 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो एलिमिनेशन तो होना ही होना है। SSC और बाकी वनडे एग्ज़ाम्स की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। SSC में तो 200 नंबर में से 170 तो कट ऑफ ही चला जाता है। एस्पिरेंट्स ये सब कुछ झेलने को तैयार होते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है वो भी झेलने को तैयार होते हैं, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो भी झेलने को तैयार होते हैं, पर पेपर ही लीक हो जाता है। BPSC पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तारियां की गई है। और करप्शन इतना ज़्यादा फैल गया है सिस्टम में कि पैसे लेके जॉब देना तो आज एक आम बात बन चुकी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आराम से कोई भी जॉब पा सकते हैं, फिर आपकी क्वालिफिकेशन और एज कुछ भी मैटर नहीं करती है। जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए? मनोज एकदम टोपियों पर IPS है। वही दिए। टोपियों पर IPS है, बैच पर भी, कंधा पर भी IPS है। अभी सबसे ज्यादा रेट वाला कौन सा नौकरी चल रहा है? अभी यहाँ पर JPSC चल रहा है। उसका कितना रेट है? वो 1 करोड़ प्लस है उसका रेट। 1 करोड़ प्लस? DSP का 1 करोड़ प्लस है। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बनाया गया था अंडर क्वालिफाइड लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, पर आजकल सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब ओवर क्वालिफाइड लोग भी इसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इस दलदल में फंस के बैठे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती समय ज़ाया कर रहे हैं। 3700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए। बट दीज आर नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। एक्चुअल प्रॉब्लम तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं की है। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से बेची जा सकती है तो वो है उम्मीद और सपने। और मज़े की बात तो ये है कि लोग खुशी खुशी खरीद भी लेते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, क्या आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी NCERT पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आप भी ये सोचते रहते हैं दिन भर कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और कौन सा नहीं? क्या आंसर राइटिंग करने में आपके भी हाथ कांपते हैं? तो आइए हमारे ब्रांड न्यू बैच में नैन चक्षु IAS प्रयागराज। मैं और नैन चक्षु की सारी टीम आपकी पूरे प्रिपरेशन में हमेशा साथ देंगी और जब तक आपकी UPSC क्लियर नहीं होती तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में नौकरी सिर्फ एक है, वो है IAS। बाकी तो सारी नौकरियां हैं, इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी पूरी तैयारी में मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगा और इस बार मैं आपको IAS बना के ही छोड़ूंगा। ऐसा बोल बोल के न जाने कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस एग्ज़ाम को ग्लोरीफाई कर रखा है और हम और आप इतने भोले हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। कोचिंग आपको IAS बना के आपका फ़ायदा नहीं कराना चाहती, कोचिंग के तो हाथ में भी नहीं है आपका सिलेक्शन करवाना। वो लोग तो बस इतना चाहते हैं कि बस कैसे भी करके आपसे पैसे ऐंठ लिए जाए बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। आशाएं, अमन, एस्पिरेशन इज अ सेलेबल कमोडिटी। उन्हें लगानी पड़ेगी तभी इंडस्ट्री चलेगी, जैसे ही वो छोड़ेंगे इंडस्ट्री विल कोलैप्स। एडमिशन के टाइम पे आपको फेक प्रोमिसेस दिए जाते हैं कि बेटा आप बस एक बार एडमिशन ले लो, उसके बाद आपके पास इस बैच का एक्सेस लाइफ टाइम तक रहेगा।
पर असलियत तो पैसे पे करने के बाद दिखती है। हर महीने ये लोग उसी पुराने बैच में नए स्टूडेंट्स को ऐड कर करके उसी को नया बैच डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर ये सब असलियत जानने के बाद आप कोचिंग छोड़ना चाहो तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ी लेने के बाद ये लोग रिफंड करते नहीं हैं। फ्री एंड ओपन मॉक्स करा के हार्ड एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस बना के ये लोग बस फोमो क्रिएट करते हैं, ताकि आपको लगे कि आपसे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं। फिर ये कोचिंग वाले बोलेंगे कि आ जाओ बेटा, हम सिखा देंगे आपको ये सब, जबकि यूपीएससी का एक्चुअल पैटर्न मैच करने की हिम्मत तो इनमें से किसी में भी नहीं होती है। इन कोचिंग्स के कोर्सेस इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए होते हैं ताकि आप कभी सेल्फ डिपेंडेंट ना बन सकें, आप हर चीज़ के लिए इन पे ही डिपेंडेंट रहें। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि एस्पायरेंट को खुद ही पढ़ना पड़ता है, पर ये कोचिंग वाले बोलते हैं कि बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम लोग करवा देंगे। सबसे पहला है इनका फाउंडेशन कोर्स, जिसकी फ़ी लगभग 1.5 से 2 लाख होती है, जिसको ये लोग प्री कम मेंस फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। और या तो इसमें मेंस जैसा कुछ होता नहीं है, और अगर होता भी है तो प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ाया जाता है ये सारा टॉपिक्स। फिर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो ये लोग क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम लाते हैं आपके सामने, आपको आंसर राइटिंग सिखाने के लिए, जो कि उनको फाउंडेशन कोर्स में ही सिखा देना चाहिए था। टेस्ट सीरीज़ भी 10-10 हज़ार रुपये की होती है, और ये टेस्ट सीरीज़ ये लोग करवाते हैं उसकी कॉपी इवेल्युएट करने के लिए कोई हाई वैल्यूड फैकल्टी नहीं आते हैं, वो हम और आप में से ही कोई एस्पायरेंट होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही होती है, तो वो लोग किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ क्लासेस लेने लग जाते हैं और फिर कॉपी इवेल्युएट करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने फिर बहुत सारी कोचिंग्स में यहाँ काम भी किया है। मैंने जैसे कॉपी वैल्यूटर के तौर पर संवाद IAS में वर्क किया है। एक टाइम पे मैं बहुत सारी कोचिंग में थोड़ा क्लासेस भी लेता रहा हूँ। पंजाबी लिटरेचर के मैंने कॉपी इवेल्यूशन का वर्क किया है। ऑक्सवेल की कोचिंग तो अलग से लेनी ही पड़ती है, 50,000 का कोर्स रहता है उसका, और अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो फ्री मॉक इंटरव्यू कराते हैं, और वो भी आपके भले के लिए नहीं, खुद के यूट्यूब चैनल के लिए, और आप जैसे बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। और फिर उनको छूट भी मिल जाती है कि आपका नाम अपने बैनर में छाप सकें। और फिर कुछ टीचर्स रील्स पे वायरल हो जाते हैं, और फिर जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको पता चलता है कि वो टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उन्होंने तो कब का छोड़ दिया पढ़ाना। इन्हीं सब चीज़ों के कारण CCPA ने काफ़ी सारे फाइन्स भी लगाए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। इनमें से एक है इकरा IAS इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ है 2018 में, पर इसका कहना था कि 2016 और 17 के टॉपर्स भी वहीं से निकले, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के एक टीचर हैं अवध ओझा सर, जो वहाँ के मेन फैकल्टी हैं, और जिन टॉपर्स का नाम इकरा IAS ने अपने बैनर्स में डाला था वो अवध ओझा सर से किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़े थे। पर ये बात तो आपको ही पता है और मुझे भी कि किसी एक टीचर के पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख रहे हो किस लेवल का मिसगाइडेंस चल रहा है यहाँ पे। पर आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कोचिंग स्कैम पे स्कैम कर रही हैं, कंपटीशन इतना ब्रूटल है, तो आखिर हम करें तो करें क्या? लाखों लोग आज इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या मेरे कहने का ये मतलब है कि वो सब गलत हैं? बहुत सारे लोग रोज़ कोचिंग जाते हैं, तो क्या उन सबको कोचिंग छोड़ देनी चाहिए? वेल, आप अभी तक समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना क्वेश्चन किए उसको फॉलो करते चले जाएं। आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मिलकर इस एग्ज़ाम की तैयारी को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है कि लोग ना चाहते हुए भी इस ट्रैप में फंसने चले आते हैं। आज हमें खुद से बस एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि वाई आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और इसका आंसर आपको मुझे नहीं देना है। आँख बंद करके एक ऑनेस्ट आंसर खुद को देना है कि आप आखिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर क्यों रहे हैं, पर वो आंसर एकदम ठोस होना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों में से 90% लोग बोलोगे कि मुझे देश की सेवा करनी है पर ये बात बोल के आप बस खुद को दिलासा ही दे सकते हो, ये एक्चुअल रीज़न नहीं हो सकता। जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जिनका मोटिव ये है। सबका मोटिव सेल्फिशली ड्रिवन है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए, फिर पैसे से पावर चाहिए, तो वो एक अपने आप में विशिष्ट सर्कल है। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं ना, तो ऑनेस्ट और देश की सेवा करने वाले ऑफिसर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है आजकल। ट्रांसफर्स से ट्रांसफर्स झेलने पड़ रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ही आपको मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर या किसी और फील्ड में आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी। The biggest problem currently this country is facing is lack of diversity of dreams. पर मुझे ऐसा नहीं लगता।
अगर आप बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब से आपको पावर मिल सकती है, तो आई थिंक मनी इज़ द न्यू पावर। और हमारी इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और हम उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के बजाय एक बंद कमरे में कुछ किताबों के साथ और अपने मेंटल प्रेशर के साथ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। So there is nothing positive from my side. Rather, मतलब इस जर्नी से I lost the love of my life. I lost my best friends. I lost my youth probably. I lost enthusiasm and will towards life. Probably lost some of my potential also. आप में से कई सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार यूपीएससी को 1 साल देंगे और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। पर क्या यही टाइम आपने अदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में लगाया है कभी? आज हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम इसी एंडलेस लूप में फंसे रहें जो कि 3-4 अटेम्प्ट से पहले ख़त्म होने वाला है नहीं, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें, डरते रहें, या फिर रिस्क लेके अपने आप को एक मौका दें, ज़िंदगी को एक मौका दें और अदर फील्ड्स को एक्सप्लोर करें जहाँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अभी आपको सोचना है कि आपको इसी ट्रैप में फंसे रहना है या इससे बाहर निकल के खुद को एक नई लाइफ देनी है। डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। मुझे पता है 90% लोगों ने तो पूरा वीडियो देखा भी नहीं होगा, पर जिन 10% ने ये वीडियो पूरा देखा है, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता चल चुका है इसकी सच्चाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो डार्क साइड है वो आपको पता चल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि ये यूपीएससी और या बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी एक एंडलेस लूप की तरह है। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, ऐसे कर करके 6 अटैम्प्ट, 7 अटैम्प्ट लोग दे ही देते हैं। वो उसका कोई अंत है ही नहीं। और ख़ुद को और अपने दोस्तों को इस एंडलेस लूप में फंसने से बचाएं। बाकी धन्यवाद इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने के लिए। शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट इस वीडियो के नीचे ड्रॉप करके जाएं। धन्यवाद।